राजनीति के मैदान तक का सफ़र आपने तय किया और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते खेलते राजनीति में कैसे आए और यहाँ तक कि वो भी बीजेपी में। 1.5 साल हो चुके हैं, क्या कुछ ज़मीनी स्तर पर उपलब्धियाँ हासिल की गई है? आवश्यकता अनुसार पुल पुलिया का निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, हम तीनों शादी घरों को ठीक कर रहे हैं। कि आने वाले 5 साल को लेकर के आप लोगों ने योजनाएं बनाई है, जिसके बारे में थोड़ा जनता को भी बताइए कि आने वाले समय में क्या कुछ विजन है आप लोगों का। राजनांदगांव शहर की जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराएं, इस दिशा में हम 90% अपना काम पूरा कर चुके हैं। पिछला कार्यकाल जो विपक्ष का था और चुनाव के समय से लेकर के आप अभी तक के जो है दावे करते हैं कि हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने क्या बिगाड़ दिया कि आपको संवारना पड़ता है? दिल्ली में हमने एक सामुदायिक कार्यों के दृष्टिकोण से बड़ा भवन बनाया था, उसको जा कर के देख लीजिए। परंतु मैं तो जिस दिन राजनीति में कदम रखा बीजेपी में रखा। ये बीजेपी का आइडिया कैसे आपको आया कि पार्षद चुनाव लड़ना चाहिए और क्या उम्र थी जब आप पार्षद चुनाव लड़े थे? तो और राजनीति को हम लोगों ने शौकिया तौर पे शुरू किया, बाद में उसमें गंभीरता भी आई। तो उस वक्त जब आपको टिकट मिला तो मन में क्या चल रहा था कि जीत का भरोसा होगा या फिर चुनौती सबसे ज्यादा बड़ी लग रही थी? उस समय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उनका पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिला। तो यदि आपको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा और वो भी राजनांदगांव को छोड़ करके आपके पास बाकी जितने भी विधानसभा है उस सभी विधानसभा आपको दी जाएगी, तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? कहीं ना कहीं से आपकी धर्मपत्नी भी आपको बहुत ज्यादा संभालते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या सहयोग रहा आपकी इस राजनीति सफर में उनका? घर के होम मिनिस्टर तो पत्नी ही होती है और मेरे चाहे स्वयं का परिवार हो, पत्नी का और बच्चों का, रमन सिंह जी का एक ऐसा गुण जो आप अपने अंदर चाहते हैं? उनके सभी गुण हमारे अंदर आ जाए तो क्या बात है। मधुसूदन यादव खुद को एक शब्द में कैसे बताएंगे? नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। और आज हमारे साथ राजनांदगांव नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव मौजूद है और लगभग 1 साल से ज़्यादा जो है नगर निगम में महापौर बने हो चुके हैं। और आज सवाल ये रहेगा कि आखिरकार चुनाव के बाद जो है तमाम वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन असली ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम किए गए? बहुत बहुत स्वागत है महापौर जी। जनता चाहती है कि 1.5 साल हो चुके हैं, क्या कुछ ज़मीनी स्तर पर उपलब्धियां हासिल की गई है आपकी सरकार द्वारा, आप लोगों के द्वारा? बताइएगा। 1.5 साल वैसे तो पर्याप्त होता नहीं है, 5 साल का कार्यकाल होता है। फिर भी जो इन 1.5 वर्षों में जो कुछ भी बड़े काम जिसको मैं बताने लायक समझूंगा, उसमें 2 एसटीपी का निर्माण हो रहा है, पारी नाले के पास और मोहारा नदी के पास। इसके अलावा नालंदा परिसर का निर्माण तेज़ी के साथ जारी है। 5 किलोमीटर के बड़े नालों की स्वीकृति होकर के टेंडर लग चुके हैं। 2 नए नवीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हम कर रहे हैं आर्थिक साधन बढ़ाने की दृष्टि से। साथ ही साथ शहर के कुछ हिस्सों में पानी की दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को हम बहुत जल्दी दूर करने जा रहे हैं। बजट में 3 नवीन उच्च जलागार यानी टंकियों का निर्माण होना है। राइजिंग पे पाइपलाइन बिछेगी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन भी बिछेगी। तो मुझे लगता है कि हम 1.5 साल में ये जो 5-6 बड़े काम कह रहे हैं, इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से शहर के छोटे छोटे विभिन्न कार्य, चाहे वो नालियों का काम हो, चाहे छोटी गलियों का काम हो, चाहे डामरीकरण का काम हो, चाहे आवश्यकता अनुसार पुल पुलिया का निर्माण हो, सामुदायिक भवन का निर्माण हो, हम तीनों शादी घरों को ठीक कर रहे हैं। जो पहले मैंने बनाया था जो जर्जर हो चुका है, वो चिखली का हो, चाहे ऑडिटोरियम के पीछे का हो, चाहे नीलगिरी पार्क का हो, ऐसे बड़े और छोटे दोनों तरीके के काम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में भी एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हम कर रहे हैं, बस स्टैंड को हैंडओवर ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो कुछ समय में परिणाम में दिखेगा। महापौर की जब आपने शपथ ली तो उसके बाद क्या विजन आपने तय किया अपने पार्षदों के साथ मिलकर के? किस विजन को लेकर के आने वाले 5 साल को लेकर के आप लोगों ने योजनाएं बनाई है, जिसके बारे में थोड़ा जनता को भी बताइए कि आने वाले समय में क्या कुछ विजन है आप लोगों का? नगरीय निकाय के दृष्टिकोण से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के प्रोजेक्ट में काम करना होता है। तो इसीलिए मैंने
पहले ही तय किया कि सबसे पहले राजनांदगांव शहर की जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराएं। उस दिशा में हम 90% अपना काम पूरा कर चुके हैं। नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। उसको ठीक करने के दृष्टिकोण से कम 10 नवीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 पर हम काम चालू करने की स्थिति में हैं, 3 पर हम टेंडर लगाने की स्थिति में हैं। एक पुराना कॉम्प्लेक्स जो है वो जर्जर हो चुका था, उसको पुनर्निर्माण करके उसको भी हम आवंटित करने की स्थिति में हैं। इसके अलावा 5-6 और बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो आर्थिक रूप से नगर निगम को सक्षम बनाना भी हमारे योजना का पार्ट है। साथ ही साथ शहर को व्यवस्थित निर्माण, जो एक मॉडल शहर जिसको कहा जाए कि शहर के सभी तरफ छोटे छोटे बाज़ार हों, लोगों के जन सुविधा की चीज़ें हों, व्यवस्थित सड़कें हों। एक समस्या ज़रूर राजनांदगांव के अंदर है, वो है पार्किंग की। जी। लोग ट्रैफिक सब में भी चाहते हैं कि ट्रैफिक भी इसमें पार्किंग सबसे बने, ज़्यादा आता है। पार्किंग नहीं है, पार्किंग का निर्माण होना चाहिए। जी। लेकिन शहर के जिस इलाके में बाज़ार है, जिस इलाके में ज़्यादा ट्रैफिक है, उस हिस्से में पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। जी। पिछले कार्यकाल में मैंने फ्लाईओवर के नीचे पूरा कंक्रीटीकरण करके उसको निर्माण कराया था, और आज देखिए कि करीब करीब प्रतिदिन 1000 छोटी बड़ी गाड़ियां उस पार्किंग, वहाँ पे पार्किंग के रूप में खड़ी रहती है। फिर भी पार्किंग की और भी आवश्यकता है। अब वो पार्किंग मध्य शहर में तो नहीं बन पाएगा, आउटर में जहाँ भी स्थिति समझ में आएगी, हमको ज़मीन मिलेगा, वहाँ पे पार्किंग का निर्माण करेंगे। पिछला कार्यकाल जो विपक्ष का था और चुनाव के समय से लेकर के आप अभी तक के जो है दावे करते हैं कि हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने क्या बिगाड़ दिया कि आपको संवारना पड़ रहा है? जो बिगड़ा हुआ है वो शादी घर जाके देख लीजिए, ऑडिटोरियम के पीछे। ऑडिटोरियम को हमने 50 लाख से पुनर्निर्माण किया है। चिखली में हमने एक सामुदायिक कार्यों के दृष्टिकोण से बड़ा भवन बनाया था, उसको जा कर के देख लीजिए। पूरे कांच टूटे फूटे, दरवाजे टूटे फूटे, शौचालय की सीट टूटी फूटी। इसी तरीके से शहर में जो भी गार्डन उस समय हमने बनाया था, चाहे वो आर के नगर में हो, चाहे जनता कॉलोनी में हो, चाहे मोतीपुर में हो, चाहे नवागांव में हो, लगभग सभी पार्कों की स्थिति खराब थी। उसको पुनर्निर्माण की स्थिति में हम हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं गिना सकता हूँ जिसको पिछले 5 वर्षों में, स्विमिंग पूल में जाके देख लीजिए आप। स्विमिंग पूल में मुझे लगता नहीं कि कोई 5 साल जाके झांका भी होगा, या वहाँ पर 5 रुपए का भी मरम्मत का काम किया गया होगा। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है कि हमने बनाया है और हम ही संभालेंगे। मतलब कि दूसरा जो है इसके काम करने के लायक ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता, जी। लेकिन जो एसेट्स तैयार थे वो खराब क्यों हुए, और नवीन एसेट्स लोग बता नहीं सकते। इसका मतलब या तो उनके पास संसाधनों की कमी थी, या उनकी डबल इंजन की सरकार थी तो भी इच्छा शक्ति का अभाव रहा होगा, या सरकार ने उनको मदद नहीं किया होगा। इसलिए राजनांदगांव में विकास के नाम पर, जैसे अभी मैं एक सवा साल के अंदर आपको 5-6 बड़ी उपलब्धियां बता रहा हूँ, वो 5 साल में 5 बड़ी उपलब्धियां नहीं बता सकते। इसलिए कहना पड़ता है कि हम ही बनाए हैं और हम ही संभालेंगे। चलिए अब आपके जो पुराने जो जीवन काल है उसमें जाते हैं। एक समय था आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान तक का सफ़र आपने तय किया, और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते खेलते राजनीति में कैसे आए, और यहाँ तक कि वो भी बीजेपी में। आपके जो पारिवारिक जो लोग हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े थे, तो ऐसा क्या लगा बीजेपी में कि आपको बीजेपी में आना चाहिए, और आपका सफ़र फिर उसके बाद शुरुआत हुआ? बताइए क्या था वो, कौन सा दौर था, कैसा दौर था? मैं क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी और कबड्डी खेलता था। जी जी। और राजनीति तो 89 से हमने शुरू किया, और बीजेपी में आने का तात्पर्य ये था कि पहले तो लोग जब राजनीति करते थे, और बहुत कम लोग राजनीति में जाना पसंद करते थे, तो वो कांग्रेस के तरफ ही रुख करते थे। तो हमारे परिवार से हमारे चाचा जी जो इंटक के पदाधिकारी रहे हैं, इसलिए हमारा परिवार को कांग्रेस बैकग्राउंड का माना जाता है। परंतु मैं तो जिस दिन राजनीति में कदम रखा, बीजेपी में रखा। और वो ऐसा दौर था जब युवा युवा यदि राजनीति की तरफ रुख करते थे तो वो बीजेपी को ही पसंद करते थे। इसलिए मैं भी बीजेपी में आया, और सफ़र आगे बढ़ते गई।
बैकग्राउंड का इसमें कोई प्रभाव नहीं रहा। एक समय आया कि पूरा परिवार ही बीजेपी में है। ये बीजेपी का आइडिया कैसे आपको आया कि पार्षद चुनाव लड़ना चाहिए, और क्या उम्र थी जब आप पार्षद चुनाव लड़े थे तो? पार्षद का इलेक्शन तो राजनीति के 6 साल बाद लड़ा मैं। जी। और उम्र 22 वर्ष की ही रही, यानी बहुत बाल्यकाल में ही समझ लीजिए मैंने राजनीति पकड़ी थी। और राजनीति को हम लोगों ने शौकिया तौर पे शुरू किया, बाद में उसमें गंभीरता भी आई। और लोगों ने सहयोग किया, एक बार, दो बार, तीन बार पार्षद बने, दो बार महापौर बने। महापौर का एक बार मनोनीत महापौर के रूप में भी काम किया, एक बार सांसद भी बने, एक बार विधानसभा का चुनाव हारे भी हैं। जी। तो एक लंबा अवसर मिला राजनीति में। जी, शहर की राजनीति तक तो ठीक थी, लेकिन शहर की राजनीति से निकल कर के जब आपको 2009 में लोकसभा का टिकट मिला, और वो भी किसके सामने, देवव्रत सिंह, जो कि एक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, तमाम उनकी जो चर्चा थी, तो उस वक्त जब आपको टिकट मिला तो मन में क्या चल रहा था कि जीत का भरोसा होगा या फिर चुनौती सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही थी? चुनाव का दूसरा नाम ही चुनौती है। और जहाँ तक जीत के भरोसे का सवाल है, तो कैंडिडेट तो हमेशा सिंबॉलिक होता है। उस समय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री से थे, उनका पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिला, पार्टी का पूरा सहयोग मिला, कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके काम किया, और जनता का भी आशीर्वाद पूरे चुनाव कैंपेनिंग के समय दिख रहा था। इसलिए जीत का भरोसा किसी भी दिन मैं सशंकित नहीं था कि मैं चुनाव में किसी तरीके से कमज़ोर हूँ। सबकी मदद से मैं हमेशा उस चुनाव में मजबूत ही दिख रहा था। जी, डॉक्टर साहब का आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब से पहली मुलाकात कब हुई थी, और आज इतने करीबी आप डॉक्टर साहब के माने जाते, क्या था, कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी? डॉक्टर साहब से मुलाकात का विषय वैसे तो शुरुआती दौर में कोई बहुत नज़दीकी संबंध नहीं था, लेकिन एक पार्टी में काम किए वो हमारे बहुत वरिष्ठ उस समय भी थे और आज भी है। और धीरे धीरे जब युवा मोर्चे का जिले का दायित्व मिला और बाद में अन्य जिम्मेदारियां मिली, 2003 में वो मुख्यमंत्री बने, तो मुझे मनोनीत महापौर के रूप में 1 साल के लिए उनकी सरकार के नाते ही काम करने का अवसर मिला। और जब काम लोगों को पसंद आई, तो हो सकता है उनको भी काम पसंद आया होगा, तो धीरे धीरे वो संबंध प्रगाढ़ होते गया, काम के साथ वो जुड़ाव बढ़ते गया, और सारे परिणाम आपके सामने हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद आपको 2018 में जो है डोंगरगांव विधानसभा में उतारा जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं हार का भी आपको सामना करना पड़ता है, और प्रदेश में जो है सत्ता भी चले जाती है। कहीं न कहीं से उस एक मुश्किल दौर था, और उस मुश्किल दौर को आप व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो हार और जीत है, होता ही है। और ठीक है, वो परिस्थितियां बीजेपी की अनुकूल भी नहीं थी, और इसीलिए हम 15 सीट पर ही रुक गए, और मैं भी चुनाव हारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कोई दौर में मुश्किल आया राजनीतिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, ऐसा मैं नहीं मानता। वो चुनाव हारने के तुरंत बाद मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, 3 साल जिला अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहा 2 साल तक के, फिर ये मेयर के इलेक्शन आ गया। तो उस समय भी जनप्रतिनिधि के रूप में ना सही, लेकिन पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां रहीं। जी, अगर अब जैसे कि फिर से महापौर बनने हैं आप, जनता बोलती है कि मधुसूदन यादव का कमबैक हो चुका है, आने वाले समय में भी विधानसभा भी चुनाव है। तो यदि आपको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा, और वो भी राजनांदगांव को छोड़ करके आपके पास बाकी जितने भी विधानसभा है, उस सभी विधानसभा आपको दी जाएगी, तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? मैं टिकट मांगना नहीं चाहता, जी। बाकी पार्टी जो तय करे, उसमें कहीं कोई पार्टी के निर्देश लेकिन के आपको आधार भी पर ही कोई चलते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र जो आपका प्रिय रहा होगा कि अगर यहाँ से मिल जाए तो मैं जीत सकता हूँ बढ़िया से, क्योंकि नहीं, लोकसभा के आप कोई सांसद रह चुके हैं, देखिए, पूरा कोई क्षेत्र आपके अंदर आता कोई है। व्यक्ति जीतता नहीं है। जी। जीत तो पार्टी, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, इनके आशीर्वाद और इनकी मेहनत ही जीत दिलाती है। और राजनांदगांव में सभी विधानसभा और सभी विधानसभा की जनता प्रिय है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मोह नहीं है चुनाव लड़ने का। जब पार्टी का कोई निर्देश होगा, वो एक अलग बात है।
तो लेकिन अगर आपको फिर से डोंगरगांव में लड़ाया जाए तो क्या मैंने लड़ेंगे? कह दिया ना, कोई मोह नहीं है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का कोई मोह नहीं है। चलिए अब चुनाव से बाहर जाते हैं, राजनीति तो आपने कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है। बहुत ही करीबी से राजनीति को देखा है आपने, लेकिन घर में एक अलग राजनीति होती है, होम मिनिस्टर का पद किसी और के पास है, कहीं ना कहीं से आपकी धर्मपत्नी भी आपको बहुत ज़्यादा संभालते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या सहयोग रहा आपकी इस राजनीति सफर में उनका? घर में राजनीति नहीं होती है। जी जी, पर प्यार घर से में तो होम मिनिस्टर परिवार तो। भाव चलता है। जी जी और हम लोग हास परिहास में जरूर, मैं जरूर कहता हूँ, मैं तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी कहता हूँ, जी घर की होम मिनिस्टर तो पत्नी ही होती है। और मेरे चाहे स्वयं का परिवार हो, पत्नी का और बच्चों का, इसके अलावा भाइयों का, मित्रों का, सभी का पूरे राजनीतिक सफ़र में हर परिस्थितियों में पूरी तरीके से सहयोग मिला। तभी जा कर के मैं राजनीति में थोड़ा बहुत जो जनसेवा कर सका, वो सबके सपोर्ट की वजह से ही कर सका। आज के समय में तमाम युवा जो है राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक धैर्य जैसी जो चीज़ रहती है वो खत्म हो चुकी है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धैर्य खत्म नहीं होना चाहिए, धैर्य के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता है। धीरज और संतोष, ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, राजनीति में आदमी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। चलिए अब रैपिड फायर की भी जो शुरुआत करते हैं। रैपिड फायर में आपको एक एक शब्द में जवाब देना है। विपक्ष का पसंदीदा नेता? इस वक्त कोई नहीं। इस वक्त कोई नहीं है। एक ऐसा सपना जो अभी भी अधूरा है? बहुत कुछ मिल गया है, राजनीति में कोई अधूरा नहीं। सब कुछ मिल गया है, बहुत कुछ मिल गया है। 2018 की जो चुनाव था उसमें हार का दर्द या सबसे बड़ी सीख? हार का दर्द तो प्रश्न ही नहीं उठता, और जीत और हार दोनों में सीख मिलती है। जी, रमन सिंह जी का एक ऐसा गुण जो आप अपने अंदर चाहते हैं? उनके सभी गुण हमारे अंदर आ जाए तो क्या बात है। कोई एक गुण जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जहाँ हमारे गुण खत्म होते हैं वहाँ से उनका गुण शुरू होता है, इसलिए सभी गुण आ जाए भगवान की दया से। विधानसभा या लोकसभा दिल किस तरफ रहता है? मोह चुनाव ही नहीं है। चुनाव का मुद्दा। चुनाव का मोह नहीं है। चलिए, संस्कारधानी राजनांदगांव आपके लिए एक लाइन में क्या है? हमारा परिवार। सांसद बनने की खुशी ज्यादा थी या दोबारा महापौर बनने की? दोनों की। दोनों के पर एक बताना पड़ेगा इसमें। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते। जी चलिए, जनदर्शन आपकी ताकत है या जिम्मेदारी? ताकत भी है और जिम्मेदारी। तो अगर राजनीति नहीं होती तो आप क्या करते? डेयरी संचालक होता। डेयरी संचालक। मधुसूदन यादव खुद को एक शब्द में कैसे बताएंगे? राजनांदगांव के विकास का सहायक। तो तमाम सवाल तो हमने किए हैं। कुछ दिनों बाद आपका जन्मदिन है, और जन्मदिन पर तमाम लोग आपसे मुलाकात करने आते हैं, भेंट लाते हैं। क्या चाहेंगे राजनांदगांव की जनता से इस जन्मदिन को और भी खास बनाने के लिए? जन्मदिन को खास बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो दिन ही मेरे लिए खास है, मेरे परिवार के लिए खास है, मेरे सभी शुभचिंतक और मित्रों के लिए खास है। क्योंकि जन्मदिन के दिन जो आपस में मिलजुल करके एक संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, उससे जो क्षेत्र हमने राजनीति के रूप में सेवा का चुना है, वो सेवा करने की ताकत बढ़ती है। तमाम दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप अपनी ओर से देना चाहते हैं? दर्शकों को क्या संदेश दे सकता हूँ। दर्शकों से तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि एक जिम्मेदारी महापौर के रूप में आप लोगों ने दिया है, इसमें मुझसे कोई कमी हो तो ज़रूर आप लोग मुझ तक पहुँचाएँ। तो तमाम सवालों के साथ राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव जी के साथ हम लोगों ने चर्चाएं की है, और आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है आप लोग भी कमेंट करके जरूर से बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।